कभी सोचा है कि दूसरे ग्रह पर आपकी आवाज कैसी सुनाई देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड और ध्वनि के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाता है। हम धरती पर तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट से लेकर समुद्र की लहरों की आवाज तक। लेकिन अंतरिक्ष में कहानी अलग है। हमारी आवाज जो यहाँ इतनी फेमिलियर है, दूसरे ग्रहों और चांद पर एकदम अलग होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस हवा में हम बोलते हैं वो मीडियम जो साउंड वेव्स को कैरी करता है हर जगह अलग होता है। हमारे साथ इस सफर पर चलिए और जानिए हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों और चांद पर ध्वनि की दुनिया कैसी है, या फिर वहां ध्वनि है भी या नहीं। अपनी कॉस्मिक एडवेंचर शुरू करने से पहले आइए ध्वनि की भाषा समझते हैं। ध्वनि असल में एक कंपन है। जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे हमारे आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स में कंपन पैदा होता है। ये कंपन वेव्स में बाहर की ओर ट्रैवल करते हैं, जैसे तालाब में लहरें। इन्हीं वेव्स को साउंड वेव्स कहते हैं, जिन्हें हमारे कान डिटेक्ट करते हैं और हमारा दिमाग ध्वनि के रूप में इंटरप्रेट करता है। इन वेव्स की स्पीड और नेचर उस मीडियम पर निर्भर करती है जिससे होकर ये ट्रैवल करती है। धरती पर हमारा एटमॉस्फेयर, जो ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, साउंड वेव्स के ट्रैवल करने के लिए एक अच्छा मीडियम है। लेकिन जैसे ही हम अपने ग्रह से बाहर निकलते हैं, कहानी बदल जाती है। हमारा सबसे नजदीकी सेलेस्टियल नेबर चांद धरती के सिम्फनी से बिल्कुल अलग है। चांद पर लगभग कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। यह एक वैक्यूम है। साउंड वेव्स, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, चांद पर धरती की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जरा सोचिए, आप चांद की सतह पर खड़े हैं, चारों तरफ अंतरिक्ष का अंधेरा है। आप जोर से चिल्ला भी सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ये वेव्स साउंड वेव्स के अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है और स्पेस के वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। लाल ग्रह मंगल सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। चांद के विपरीत मंगल पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन बहुत पतला। मंगल की हवा ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है और धरती के एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना पतली है। इस पतले एटमॉस्फेयर का ध्वनि पर बहुत ज्यादा असर होगा। जरा सोचिए, आप एक मोटे स्कार्फ से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आवाज मफल्ड और धीमी होगी। मंगल पर भी कुछ ऐसा ही होगा। पतली हवा साउंड वेव्स को कमजोर कर देगी, जिससे वे धीमी और कम क्लियर होंगी। इसके अलावा मंगल पर कम तापमान भी ध्वनि की स्पीड को कम कर देगा, जिससे हमारी आवाज और भी अलग सुनाई देगी। सेक्शन 5, शुक्र जहरीले और घने वायुमंडल में शोर। शुक्र, जिसे अक्सर धरती का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है, एक बिल्कुल अलग अकूस्टिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। इसका वायुमंडल घना और जहरीला है, जो धरती के वायुमंडल से लगभग 90 गुना ज्यादा घना है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इस घने वायुमंडल का ध्वनि पर एक अजीब असर होगा। साउंड वेव्स घने मीडियम्स में तेजी से ट्रैवल करती हैं। अगर आप शुक्र की भयंकर गर्मी और प्रेशर में जिंदा रह पाते, तो आपकी आवाज धीमी और भारी सुनाई देती, जैसे कोई रिकॉर्डिंग स्लो स्पीड पर चल रही हो। हालांकि घना वायुमंडल साउंड एनर्जी को ज्यादा अब्सॉर्ब भी करेगा, जिससे आवाजें कम दूरी तक ट्रैवल कर पाएंगी। सेक्शन 6, टाइटन की गहरी आवाज, ठंडे और घने आलिंगन में ध्वनि। शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन एक रहस्यमयी दुनिया है, जो नाइट्रोजन से बने घने वायुमंडल में ढका हुआ है। टाइटन का वायुमंडल धरती के वायुमंडल से लगभग 4 गुना ज्यादा घना और बहुत ज्यादा ठंडा है। यह अनोखा कॉम्बिनेशन एक दिलचस्प अकूस्टिक एक्सपीरियंस पैदा करेगा। घना वायुमंडल साउंड वेव्स को धीरे ट्रैवल करने देगा, जिससे आवाजों की पिच कम होगी। जरा सोचिए, आपकी आवाज ज्यादा गहरी और रेजोनेंट होगी, जैसे किसी बड़े कमरे में बैस नोट गूंज रही हो। हालांकि बहुत ज्यादा ठंड साउंड वेव्स के ट्रैवल करने के तरीके को भी प्रभावित करेगी, जिससे कम्युनिकेशन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का एक दिलचस्प इंटरप्ले बन जाएगा। सेक्शन 7, गैस के दानव और आगे अनजान की आवाजें। हमारे सौर मंडल में आगे बढ़ने पर हम गैस के दानवों से मिलते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इन विशाल ग्रहों की कोई ठोस सतह नहीं है और ये घनी गैस की परतों में लिपटे हुए हैं। बृहस्पति की घुमावदार गैस की परतें और नेपच्यून का तूफानी वातावरण
इस बात का प्रमाण है। हालांकि हम इन ग्रहों को शांत दानव मान सकते हैं, लेकिन इनका वायुमंडल बिल्कुल भी शांत नहीं है। बृहस्पति और शनि पर होने वाले हिंसक तूफान और वायुमंडलीय अशांति इस बात का सबूत है। स्पेसक्राफ्ट ने इन गैस दानवों से रेडियो इमिशंस डिटेक्ट किए हैं, जो शक्तिशाली तूफानों और एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस का सबूत है। ये रेडियो इमिशंस हमें इन ग्रहों के वातावरण की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। ध्वनि में परिवर्तित ये रेडियो वेव्स हिसेस, क्रैकल्स और विसल्स की एक कैकोफनी प्रकट करती हैं, जो इन ग्रहों की डायनामिक नेचर का प्रमाण है। ये ध्वनियां हमें इन ग्रहों के वातावरण की गतिशीलता और ऊर्जा का अनुभव कराती हैं। हालांकि ये आवाजें ऐसी नहीं हैं जिन्हें हम अपने कानों से सुन सकें। ये ध्वनियां हमारे कानों के लिए बहुत ही उच्च या निम्न आवृत्ति की होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो अनसीन फोर्सेस की एक झलक दिखाते हैं। ये अदृश्य बल हमारे ब्रह्मांड की गहराई और रहस्यों को उजागर करते हैं। सेक्शन 8, अंतरतारकीय शून्य को पाटना, रेडियो तरंगें और अंतरिक्ष संचार। अंतरिक्ष में संचार की यह विधि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में ध्वनि, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यह एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी ध्वनि तरंगें ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं है। फिर भी विशाल कॉस्मिक डिस्टेंसेस में कम्युनिकेशन न केवल संभव है, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी भी है। यह रेडियो वेव्स के माध्यम से संभव होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक प्रकार है। स्पेस वॉक्स पर और चांद पर मिशंस पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स पर निर्भर करते हैं। यह वेव्स उन्हें मिशन कंट्रोल और एक दूसरे से संपर्क में रहने में मदद करती हैं। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, जिसमें विजिबल लाइट, एक्सरेज और माइक्रोवेव्स भी शामिल हैं। यह स्पेक्ट्रम हमें विभिन्न प्रकार की वेव्स और उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है। साउंड वेव्स के अनलाइक, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस के वैक्यूम में प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकती है। यह वेव्स बिना किसी बाधा के लंबी दूरी तय कर सकती है। यह प्रॉपर्टी उन्हें लंबी दूरी पर कम्युनिकेशन के लिए आइडियल बनाती है, जिससे हम अरबों मील दूर स्पेसक्राफ्ट से जानकारी भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यह तकनीक हमें न केवल हमारे सौर मंडल के भीतर, बल्कि उससे परे भी खोज करने में सक्षम बनाती है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ब्रह्मांड के मूक सिम्फनी को सुनना। सौरमंडल के साउंडस्केप्स के हमारे सफर ने एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया है जो शांत भी है और ध्वनि से भरा भी। हर ग्रह और चांद की अपनी एक अनूठी ध्वनि होती है, जो उनके वातावरण और संरचना के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन ध्वनियों को सुनना हमें उनके रहस्यों को समझने में मदद करता है। धरती पर जिन फेमिलियर आवाजों को हम ग्रांटेड लेते हैं, वे दूसरे ग्रहों और चांद के एलियन एटमॉस्फेयर्स में बदल जाएंगी या पूरी तरह से खामोश हो जाएंगी। यह अंतर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ग्रह की ध्वनियां कितनी अनमोल और अद्वितीय हैं। जब हम इन एलियन वर्ल्ड्स की ध्वनियों को सुनते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। फिर भी अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी, जहां साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, ब्रह्मांड कम्युनिकेट करने के तरीके ढूंढ लेता है। यह कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स और अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के माध्यम से होता है। यह हमें यह सिखाता है कि भले ही ध्वनि न हो, फिर भी संदेश भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। दूर के तारों और आकाश गंगाओं की विस्पर्स को ले जाने वाली रेडियो वेव्स इंटरस्टेलर वॉइड को पाटती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड ऐसे अजूबों से भरा है जिनकी खोज की जानी बाकी है। ये रेडियो वेव्स हमें उन डिस्टेंट वर्ल्ड्स की कहानियां सुनाती हैं, जो हमारे लिए अभी भी एक रहस्य हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानने के लिए अपनी खोज जारी रखें। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम यह जानते हुए आगे बढ़ाते हैं कि ब्रह्मांड ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट करता है जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं। हर नई खोज, हर नया मिशन हमें ब्रह्मांड की इस मूक सिम्फनी के और करीब ले जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सुनने के लिए केवल कान ही नहीं, बल्कि दिल और दिमाग भी चाहिए। हर ग्रह और चांद की एक यूनिक सोनिक फिंगरप्रिंट होती है, जो ब्रह्मांड की विविधता और भव्यता का प्रमाण है। यह सोनिक फिंगरप्रिंट हमें यह समझने में मदद करती है कि हर सेलेस्टियल बॉडी का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। यह हमें यह भी याद दिलाता है
कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो अनंत संभावनाओं और रहस्यों से भरा है।